आज की क्लास में हम करैक्टर पैनल पे बात करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त करैक्टर पैनल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं टाइप 2 लूंगी तो प्रॉपर्टी बार में ये करैक्टर ऑप्शन मुझे शो हो जाता है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो करैक्टर पैनल यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं विंडो मेन्यू में आऊं और यहाँ से टाइप ऑप्शन पे आकर तो यहाँ मैं करैक्टर पे क्लिक कर दूं या अपने कीबोर्ड से जस्ट Ctrl+T प्रेस कर दूं तो भी ये पैनल मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करूं तो ये पैनल मेरे पास ओपन हो जाता है और आज हम इसी पैनल में मौजूद तमाम ऑप्शंस पे बात करेंगे। उसके अलावा इन ऑप्शन लाइन में जितने ऑप्शन मौजूद हैं इन पे भी हम आज ही की क्लास में बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ। मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करके 36 पिक्सल कर देती हूँ और यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिख लूंगी। और चैनल का नाम लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ और शिफ्ट के साथ मैं इसके साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लूंगी और उसके बाद नीचे मैं पैराग्राफ टेक्स्ट भी ऐड कर लेती हूँ ताकि हम तमाम ऑप्शन को अच्छे से समझ सकें। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे डिफरेंट फॉन्ट दिए हुए हैं। ये वही ऑप्शन है जो ये यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको टाइप 2 वाली क्लास में बताया था कि कुछ ओपन टाइप फॉन्ट के साथ VAR लिखा होता है और उसको हम करैक्टर पैनल के साथ समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि VAR फॉन्ट क्या होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे मेरा जो फॉन्ट सिलेक्ट है उसके साथ यहाँ मुझे रेगुलर शो हो रहा है और इसके साथ सिर्फ ये एक ही फीचर अवेलेबल है। अगर मैं कोई और फॉन्ट लूं और उसके साथ बोल्ड, इटैलिक या कोई एक्स्ट्रा फीचर हो तो मुझे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो मैं यहाँ से एक वेरिएबल फॉन्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से एक ह्यूमन वेरिएबल कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें यहाँ पे ये ऑप्शन मेरे पास आ गया। ये ऑप्शन जस्ट मेरे पास उस वक्त आएगा जब मैं वेरिएबल फॉन्ट लूंगी। मेरा वो फॉन्ट जहाँ O के साथ VAR लिखा हुआ होगा, जहाँ पे VAR नहीं लिखा होगा उस फॉन्ट के साथ ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ मुझे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, वेट, विड्थ और स्लांट। और जरूरी नहीं कि हर वेरिएबल फॉन्ट के साथ आपको ये तीनों ऑप्शन शो हो, आपको इससे ज्यादा ऑप्शन भी शो हो सकते हैं या हो सकता है आपको जस्ट विड्थ शो हो रही हो या जस्ट वेट शो हो रहा हो या कोई और फीचर। तो आप यहाँ से इन स्लाइडर को मूव करके इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। तो अब आप देखें अगर मैं इसके वेट को ज्यादा करती हूँ तो इसका वेट ज्यादा हो रहा है और अगर मैं इस वेट को कम करूंगी तो इसका वेट कम होने लगेगा। अगर मैं इसकी विड्थ को कम करूं तो आप देखें इसकी विड्थ कम हो गई और अगर विड्थ को ज्यादा करूं तो ज्यादा हो जाएगी, विड्थ को कम करूं तो कम। और यहाँ से स्लांट ऑप्शन को मूव करके मैं इसके दरमियान की स्पेस को कम ज्यादा कर सकती हूँ। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इन स्लाइडर को मूव करके अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मुझे फॉन्ट साइज दिए हुए हैं तो ये फॉन्ट साइज मुझे यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो इनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास सेट द लेडिंग है। लेडिंग हमारी लाइन के दरमियान स्पेस होती है, तो उसके लिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप पॉइंट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं और आपने इंटर प्रेस करते हुए ज्यादा लाइंस लिखी हैं तो भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसकी लेडिंग को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसके लाइन के दरमियान स्पेस ज्यादा हो गई और अगर मैं इसकी लेडिंग को कम करूं तो लाइन के दरमियान स्पेस कम होने लगेगी। तो आप देखें मेरी लाइंस आपस में जुड़ चुकी हैं। मैं यहाँ से भी इसको कम या ज्यादा कर सकती हूँ और अगर मैं इसे यहाँ से ऑटो पे कर देती हूँ तो मेरी स्पेस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और बेहतर यही है कि आप लेडिंग को ऑटो पे सेट रखें ताकि आपका जो भी फॉन्ट साइज है उसके मुताबिक वो लेडिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट रहे। ये भी मैं आपको थोड़ा सा मजीद एग्जांपल दे देती हूँ। आप देखें इस वक्त मैं यहाँ से 36 पिक्सल लेडिंग सिलेक्ट की है और ये लेडिंग इस फॉन्ट साइज के साथ ठीक है। अब अगर मैं इसका फॉन्ट साइज मजीद इंक्रीज करूं, मैं यहाँ इसे 72 पिक्सल कर दूं तो आप देखें मेरी वही लेडिंग इस फॉन्ट के साथ अप्रोप्रिएट नहीं है। अब ये मेरी लाइंस आपस में जुड़ चुकी हैं। मैं यहाँ से अपने फॉन्ट साइज को वापस कम कर देती हूँ। अगर आप लेडिंग को ऑटो पे रखते हैं तो आप जो भी फॉन्ट साइज लेंगे आपकी लेडिंग ऑटोमेटिकली सेट होती रहेगी।
और एक और बात मैं आपको बताती चलूं, अब जैसे ही कैरेक्टर पैनल में कोई चेंजिंग करते हैं और उस चेंजेस को अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप टेक्स्ट लेंगे उन्हीं चेंजेस के साथ आपका टेक्स्ट आपके पास आएगा। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास कर्निंग का है। कर्निंग दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेस होती है, कंप्लीट वर्ड नहीं, दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को हम कर्निंग कहते हैं। और इस ऑप्शन से हम दो कैरेक्टर के दरमियान की स्पेस को सेट कर सकते हैं। इस वक्त देखें यहाँ पे ऑटो है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ तमाम ऑप्शन हाइड है, जस्ट जीरो, ऑटो, ऑप्टिकल और मीट्रिक रोमन ओनली यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा तमाम ऑप्शन हाइड है क्योंकि हमने कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट किया है। और अगर मैं यहाँ से जीरो करूं तो इसकी कर्निंग कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे ऑप्टिकल करूं तो इसमें चेंजिंग आ जाएगा। मीट्रिक रोमन ओनली करूं तो ये थोड़ी सी वाइड हो जाती है। और मैं यहाँ ऑटो पे करूं तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी मेरे फॉन्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ऑप्शन हाइड है उन्हें मैं उस वक्त यूज कर सकती हूँ जब मैंने दो कैरेक्टर के दरमियान की स्पेस को सिलेक्ट किया हो। अगर दो कैरेक्टर के दरमियान मेरा कर्सर होगा तो ये ऑप्शन भी मुझे शो होने लगेंगे। जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और टेक्स्ट टूल लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखती हूँ तो अब U और C के दरमियान की स्पेस को मैं सेट कर सकती हूँ और ये कर्निंग है हर दो कैरेक्टर के दरमियान। अगर मैं जस्ट C और E के दरमियान की स्पेस को सेट करूं, अगर मैं F और O के दरमियान की स्पेस को सेट करूं तो ये कर्निंग होगी। अब आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तमाम ऑप्शन शो हो चुके हैं। यहाँ आप देखें मैंने इसे 200% किया तो ये स्पेस ज्यादा हो गई जस्ट इन दो कैरेक्टर के दरमियान जहां मेरे माउस का कर्सर है। और अगर मैं इसे -100 करूं तो ये दोनों कैरेक्टर आपस में जुड़ चुके हैं। मैं यहाँ से लिखकर भी चेंज कर सकती हूँ। उसके अलावा इन ट्रायंगल को मूव करके भी मैं इसको कम कर सकती हूँ। तो अब आप देखें मेरे ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरफ्लो हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे मजीद इसको कम कर दिया है। मैं इसे अगर ऑटो पे कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। मैं दोबारा इस कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग से हम कंप्लीट वर्ड की हर स्पेस को सेट करते हैं और इससे दो वर्ड के दरमियान की स्पेस पे भी फर्क आता है और हर लेटर की स्पेस के दरमियान भी फर्क आता है। जैसे आप देखें इस वक्त ये सेंटेंस मेरा सिलेक्ट है और यहाँ से अगर मैं इसकी ट्रैकिंग को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इनके दरमियान की स्पेस भी ज्यादा हो रही है और हर लेटर के दरमियान की स्पेस भी। और अगर मैं इसको कम करती हूँ तो आप देखें तमाम लेटर के दरमियान स्पेस कम हो रही है। तो यहाँ से आप ट्रैकिंग को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसे 0 पे कर देती हूँ। और उसके अलावा ये ऑप्शन आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वर्टिकल स्केल है। बेसिकली हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल को यूज नहीं करते, इससे हमारे काम की क्वालिटी खराब होती है क्योंकि टाइपोग्राफी में हम कभी भी फॉन्ट को स्ट्रेच नहीं करते, हमें उसे बगैर स्ट्रेच किए रिसाइज करना होता है। अगर हमें एडजस्ट करने के लिए जगह का प्रॉब्लम है तो हम कंडेंस या एक्सपेंड फॉन्ट ले सकते हैं। फॉन्ट चेंज करके देख सकते हैं कि जो फॉन्ट हमारी उस स्पेस में एडजस्ट हो जाए, लेकिन हम उसे स्ट्रेच नहीं करते। लेकिन ये ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके अगर आप वर्टिकल स्केल को ज्यादा करते हैं तो आप देखें वर्टिकली मेरा टेक्स्ट स्ट्रेच हो रहा है और अगर आप कम करते हैं तो ये वर्टिकल स्केल डाउन हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन ट्रायंगल पे क्लिक करके भी इस स्केल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसे वापस 100% कर देती हूँ। और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल स्केल को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देखें अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली ज्यादा कर रही हूँ तो ये ज्यादा एरिया में फैल गया, अगर हॉरिजॉन्टली कम कर रही हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली कम हो गया। इससे इसकी विड्थ कम हुई है, हाइट उतनी ही रहेगी। हाँ, एक जगह ये दोनों ऑप्शन यूज हो सकते हैं। अगर किसी वजह से आपसे आपका फॉन्ट स्ट्रेच हो गया, आपने उसका प्रोपोर्शन बिगाड़ दिया, तो आप यहाँ पे 100% कर दें तो वो सेट हो जाएगा। जैसे आप देखें अगर मैं इसको रिसाइज कर रही हूँ और रिसाइज करते हुए मैं जस्ट इसको इस तरह से ड्रैग कर देती हूँ तो आप देखें यहाँ पे कैलकुलेशन खुद बहुत चेंज हो गई। अब मैंने इसको सेट कर दिया, अब ड्रैग करके मैं वापस इसको ओरिजिनल हालत में नहीं ला पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में कैसे लेके आऊं। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस स्केल को 100% कर दूंगी। अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल को 100% कर दूं तो मेरा टेक्स्ट खुद ब खुद अपनी जगह पे सेट हो जाएगा, उसका प्रोपोर्शन अपनी जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेट द बेस लाइन शिफ्ट है। जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें एक बेस लाइन मौजूद होती है। आपने देखा होगा जब आप टेक्स्ट लिखते हैं
तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही होती है, वो अप एंड डाउन नहीं होती है। जैसे इस वक्त मैं आपको अपने इस टेक्स्ट को जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए इस टेक्स्ट के साथ यहाँ पे एक पॉइंट भी नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को बेस लाइन के साथ बिल्कुल अगर अटैच रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 सिलेक्ट करेंगे। मैं इस पे क्लिक करूं, क्लिक करके अगर इस फासले को ज्यादा करती हूँ तो आप देखिए मैं यहाँ 12 पिक्सल कर देती हूँ। मेरी बेस लाइन यहाँ पे मौजूद है, वो पॉइंट मेरा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मेरी लाइन यहाँ पे चली गई और ये ऊपर से स्टार्ट हो रही है। और अब अगर मैं इसको कम करती हूँ, -12 करती हूँ, तो आप देखिए मेरी बेस लाइन ये ऊपर है और मेरा टेक्स्ट नीचे से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को बेस लाइन से बिलो शुरू करना चाहते हैं, आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहता है कि आप 0 रखें और आपका टेक्स्ट बिल्कुल बेस लाइन के साथ अलाइन होकर लिखा जाएगा। लेकिन आप इस ऑप्शन को आर्टिस्टिक पर्पस से यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी एक टेक्स्ट को अप एंड डाउन करना चाहें तो जैसे अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर किसी एक कैरेक्टर को यहाँ से सिलेक्ट करूं, मैं यहाँ से जस्ट सी को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसकी बेस लाइन चेंज करके इसे ऊपर लेके जाऊं तो अब आप देखिए मेरा सी ऊपर चला गया, ये बेस लाइन से ऊपर है। इस तरह से अगर मैं यहाँ से इस ई को सिलेक्ट करती हूँ और ई को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बेस लाइन को माइनस में लेके आती हूँ तो आप देखें ये मेरा टेक्स्ट बेस लाइन से नीचे आ गया। इस तरह से आर्टिस्टिक पर्पस से अगर आप अपने टेक्स्ट को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन जस्ट आप 1-2 वर्ड्स के लिए यूज करेंगे, कंप्लीट पैराग्राफ के लिए यूज नहीं करेंगे। मैं वापस इनको सिलेक्ट करके यहाँ से 0 कर देती हूँ तो मेरा टेक्स्ट सेट हो गया। और उसके बाद कैरेक्टर रोटेशन है। अगर आप किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ से रोटेट करते हैं तो आप देखें आपका कैरेक्टर रोटेट होने लगेगा। आप अपनी मर्जी से इसको रोटेट कर सकते हैं। आप देखिए मेरा रोटेट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं अपने कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रोटेट करूँ तो मेरा हर कैरेक्टर रोटेट होगा, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। मैं पहले इसको फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रोटेट करूँ तो आप देखिए मेरे कंप्लीट लेटर रोटेट हो रहे हैं, हर लेटर अपने तौर पर रोटेट हो रहा है। मैं इसे वापस 0 पे कर देती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आऊंगी तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ पैराग्राफ टेक्स्ट को। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑल कैप है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे तमाम लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, मेरे पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स होंगे वो तमाम कैपिटल हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास स्मॉल कैप है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे वर्ड्स तो कैपिटल रहेंगे लेकिन उनका साइज छोटा हो जाएगा। मैं इसको जूम कर लेती हूँ। आप देखें मेरे तमाम लेटर कैपिटल हैं लेकिन उनका साइज स्मॉल लेटर जितना हो गया है। अगर मैं यहाँ से ऑल कैप करूंगी तो तमाम लेटर्स का साइज भी सेम है और वो कैपिटल लेटर्स में है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप करूंगी तो मेरा राइटिंग स्टाइल तो कैपिटल लेटर है। आप देखें यहाँ यू भी कैपिटल है, टी भी कैपिटल है, लेकिन टी का साइज स्मॉल लेटर्स जितना हो गया है। अगर मैं स्मॉल कैप करती हूँ तो मेरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल के साइज जितना होगा और बाकी तमाम लेटर्स कैपिटल ही होंगे लेकिन उनका साइज स्मॉल लेटर जितना होगा। और मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद मैं अपने पेज को जूम आउट कर लेती हूँ और जूम आउट करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट को ज्यादा कर लेती हूँ। ज्यादा करने के बाद अब मैं यहाँ पे 5 लिख लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ और इस 2 को सिलेक्ट करूंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये 2 5 की वैल्यू बनकर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से जब हम किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या हम मैथमेटिक्स की इक्वेशंस वगैरह बना रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह या कोई और चीज डिजाइन कर रहे होते हैं, कोई साइंटिफिक फार्मूलाज लिख रहे होते हैं, तो हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से अगर हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं तो हमारा लेटर ऊपर चला जाता है। और अगर यहाँ से मैं इसको दोबारा क्लिक करके यहाँ से सबस्क्रिप्ट करूं तो ये नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं साइंटिफिक फार्मूलाज या मैथमेटिकल फार्मूलाज में ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज होता है।
उसके बाद मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन अंडरलाइन है, तो मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। अगर आप किसी वजह से किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन है, अगर इस पे क्लिक करूं तो लाइन हमारे टेक्स्ट के दरमियान में आती है। मैं अंडरलाइन को ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद आप देखें हमारे टेक्स्ट के दरमियान में लाइन आ रही है। मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इसको ऑफ कर देती हूँ तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। और उसके बाद नीचे यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो यहाँ हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस दी हुई हैं। कैरेक्टर पैनल को क्योंकि हम टेक्स्ट के हवाले से देख रहे होते हैं, तो अगर हम टेक्स्ट की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं और जो वर्किंग हम इस पे कर रहे हैं किसी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम यूएस से इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं, हम इसको चेंज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेट द एंटी एलियासिंग है। तो एंटी एलियासिंग को समझने के लिए मैं पिक्सेल प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ। मैं पहले अपने टेक्स्ट को जूम कर लूंगी और जूम करने के बाद मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से पिक्सेल प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ। अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल और वी को एक साथ प्रेस करूँ तो भी ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, और अगर मैं यहाँ पिक्सेल प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो भी ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। मैं इसको मजीद थोड़ा सा जूम करूंगी तो अब आप देखें इसके एजेस स्मूथ नहीं आ रहे, कुछ इस तरह से रफ से आ रहे हैं। एंटी एलियासिंग को हम उस वक्त सेट करते हैं जब हम कोई रास्टर वर्क कर रहे होते हैं। अगर हम वेक्टर वर्क कर रहे हैं तो हमें इस ऑप्शन को सेट करने की जरूरत नहीं होती। वैसे अगर आपको वेक्टर और रास्टर का फर्क नहीं पता तो उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देखकर इस फर्क को अच्छे से समझ सकते हैं कि रास्टर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। तो अगर हम रास्टर वर्क कर रहे हैं तो हम एंटी एलियासिंग को सेट करेंगे। जब हम एंटी एलियासिंग को सेट करते हैं तो इसके साथ ग्रेजुअली कलर चेंज करते हुए बॉक्सेस हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हमारे वर्क को स्मूथ लुक देने में हेल्प करते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ से शार्प पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसके साथ ये कलर चेंज करते हुए बॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं। इसका कलर ग्रेजुअली चेंज होते होते यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इस तरह के ये बॉक्सेस इसकी आउटलाइन को स्मूथ लुक देने में हेल्प करेंगे। अगर हमारे रास्टर वर्क में एंटी एलियासिंग ऑन होंगे तो इसका प्रिंट स्मूथ आएगा। और एंटी एलियासिंग के लिए यहाँ हमारे पास 3 स्टाइल है, शार्प, क्रिस्प और स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। शार्प से ये नॉर्मल रहता है, क्रिस्प भी उससे मिलता जुलता रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्ग से ये बॉक्सेस मजीद थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। शार्प ज्यादा बेस्ट रहता है वैसे इस्तेमाल के लिए। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेक्टर वर्क कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे आप देखें मैं व्यू मेन्यू में आकर अगर पिक्सेल प्रीव्यू को ऑफ कर दूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट स्मूथ हो गया, क्योंकि वेक्टर का प्रिंट स्मूथ ही आता है। उसके लिए आपको इस ऑप्शन की जरूरत नहीं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। अब मैं इन लाइंस पे क्लिक करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले हाइड ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें ये जो नीचे ऑप्शन थे ये यहाँ पे हाइड हो गए, और अगर यहाँ से मैं शो ऑप्शन करूंगी तो ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड वर्टिकल रोमन अलाइनमेंट है। ये ऑप्शन हमारे उस वक्त काम आता है जब हमारा टेक्स्ट वर्टिकली लिखा हो। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पे ये बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो पहले मैं आपको वर्टिकल टाइप टूल बता देती हूँ, उसके बाद हम इस ऑप्शन की तरफ आएंगे। तो अगर मैं टाइप टूल के फ्लाई आउट पे क्लिक करूं और इस फ्लाई आउट को बाहर निकाल लूं, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो आप देखें ये हमारा वर्टिकल टाइप टूल है, जहां टी के साथ वर्टिकल एरो नीचे की तरफ हमें शो हो रहा है। मैं यहाँ वर्टिकल टाइप टूल पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फॉन्ट साइज को 48 कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगी। जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगी तो मेरा टेक्स्ट वर्टिकली लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिख लेती हूँ। अगर मैं इंटर प्रेस करूंगी तो नेक्स्ट लाइन पे भी हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट ही लिखा जाएगा, और मैं दोबारा इंटर प्रेस करूंगी तो भी मेरा टेक्स्ट इसी तरह लिखा जाएगा। तो अब आप देखें मेरा टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली लिखा गया है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर अलाइन कर देती हूँ। मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ मजीद बड़ा कर लेती हूँ। अब आप देखें जब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा तो मेरा टेक्स्ट वर्टिकल लिखा गया, और मेरा टेक्स्ट वर्टिकल होने के साथ साथ हर कैरेक्टर भी वर्टिकल है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट वर्टिकल हो लेकिन इसका हर लेटर हॉरिजॉन्टल हो,
तो मैं यहाँ से स्टैंडर्ड वर्टिकल रोमन अलाइनमेंट पे क्लिक कर दूंगी। जब मैं इसको ऑन करूंगी तो अब आप देखें मेरा हर लेटर हॉरिजॉन्टल हो चुका है, जबकि लिखा हुआ ये वर्टिकल स्टाइल में है। और अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगी तो मेरा टेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई टेक्स्ट यूज करने की जरूरत है तो आप रोमन अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग भी लिखती हूँ, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो मैं काउंटिंग लिख सकती हूँ। मैं कुछ भी लिखूं वो वर्टिकल लिखा जाएगा। वर्टिकल टाइप टूल से हम जस्ट वर्टिकली लिख सकते हैं, उसके अलावा इसका कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है और ना ही इसकी कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मौजूद है। जब हम वर्टिकल टाइप टूल लेते हैं तो इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज ही हमारे पास रहती हैं जो टाइप टूल की हैं। वर्टिकल टाइप टूल की अपनी एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो टच टाइप टूल है और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टच टाइप टूल आ जाता है। तो टच टाइप टूल हमारे पास यहाँ टूल मेन्यू के फ्लाई आउट में भी मौजूद है। टच टाइप टूल पे मैं सेपरेट क्लास बनाऊंगी, तो इसलिए जब हम उस क्लास पे पहुंचेंगे तो हम इसको देखेंगे। उसके बाद इनेबल इन मेन्यू फॉन्ट प्रीव्यू है, तो यहाँ पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं इस चेक को हटा देती हूँ तो इस ऑप्शन को ऑफ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, जब मैंने इस मेन्यू को ऑफ किया है तो आप देखें यहाँ पे ये जो टेक्स्ट मुझे लिखा हुआ नजर आता है वो भी नजर नहीं आ रहा और यहाँ के मेन्यू भी हाइड हैं। और उसके अलावा अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, वो मेन्यूज मुझे नजर नहीं आ रहे। और अगर मैं यहाँ आके दोबारा इनेबल इन मेन्यू फॉन्ट प्रीव्यू पे चेक लगाती हूँ और दोबारा यहाँ पे आती हूँ तो आप देखें ये ऊपर के मेन्यूज और ये साइड की ऑप्शन मुझे शो होने लगे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वैसे मोस्टली हम इनको ऑन ही रखते हैं। और उसके बाद मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद नीचे अगर मैं आती हूँ तो ऑल कैप, स्मॉल कैप, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन वही हैं जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो आप यहाँ से यूज करें या यहाँ से, ये सेम वर्किंग करते हैं। और उसके बाद नीचे हमें फ्रिक्शनल विड्थ और सिस्टम लेआउट। फ्रिक्शनल विड्थ से हमारे टेक्स्ट की विड्थ थोड़ी सी कम या ज्यादा होती है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो गई और अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा हो गई। और उसके बाद अगर मैं आऊँ तो सिस्टम लेआउट है, अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो भी इसकी विड्थ में चेंजिंग आएगी। और अब अगर मैं इस चेक को हटाती हूँ तो इसकी विड्थ में चेंजिंग आएगी। मैं दोबारा कर रही हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। मैं सिस्टम लेआउट पे चेक लगा रही हूँ तो अब आप देखें इसकी विड्थ में चेंजिंग आई है और फ्रिक्शनल विड्थ से खुद ब खुद चेक हट गया है। और अब अगर मैं फ्रिक्शनल विड्थ पे चेक लगाती हूँ तो यहाँ पर सिस्टम लेआउट से चेक हट गया है। इन दोनों में से हम कोई एक ऑप्शन एक टाइम में यूज कर सकते हैं या इन दोनों को भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक साथ इन दोनों को ऑन नहीं कर सकते। उसके बाद नो ब्रेक का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हम अक्सर उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी कंपनी का नेम लिख रहे होते हैं, किसी पर्सन का नेम लिख रहे होते हैं, किसी बुक का रेफरेंस दे रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि वो सेंटेंस 2 लाइन्स में ना आए, जस्ट 1 लाइन में आए। तो उस वक्त हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। जैसे आप देखें मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूंगी। माउस के कर्सर को यहाँ रखने के बाद मैं अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लेती हूँ ताकि जो नया टेक्स्ट आए वो आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आ सके। और उसके बाद यहाँ मैं अपने चैनल का नाम लिखूंगी। जरूरी नहीं आप कलर चेंज कर लें, कलर मैंने इसलिए चेंज किया है ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। अब आप देखें एफर्ट फॉर एक लाइन में आ गया और सक्सेस दूसरी लाइन में। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम एक ही लाइन में आए, इस तरह टूट के ना आए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से नो ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये कंप्लीट वर्ड्स एक लाइन में आ जाएगा और बाकी लाइन्स खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। जब हम एक दफा नो ब्रेक का ऑप्शन यूज करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन खत्म करते हैं और दोबारा टाइप टूल लेते हैं तो यहाँ से चेक खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो नया टेक्स्ट लिखने से पहले अगर हम इस ऑप्शन पे चेक लगा देते हैं तो भी हमारा टेक्स्ट एडजस्ट होकर आएगा, खुद ब खुद एडजस्ट होगा। जैसे आप देखें मैं यहाँ से टाइप टूल लूंगी। टाइप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर देती हूँ और कलर चेंज करने के बाद मैं यहाँ से नो ब्रेक के ऑप्शन पे चेक लगा देती हूँ और चेक लगाने के बाद मैं दोबारा अपने चैनल का नाम लिखूंगी।
तो आप देखिए मेरे चैनल का कंप्लीट नेम एक लाइन पे आ रहा है। इस तरह से अगर आप किसी सेंटेंस को चाहते हैं कि वो ब्रेक ना हो, उसका हाफ हिस्सा एक लाइन और हाफ हिस्सा दूसरे लाइन में ना आए, तो आप नो ब्रेक के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो नीचे ऑप्शन रीसेट पैनल है। मैं यहाँ से लाइन स्पेस ज्यादा कर देती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे ट्रैकिंग ज्यादा कर देती हूँ। उसके अलावा मैं इसके स्केल को भी खराब कर दूंगी। इसको रोटेट भी कर दिया मैंने। अब ये मेरे तमाम पैनल की सेटिंग खराब हो चुकी है। अब अगर मैं इसको सेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से रीसेट पैनल पे क्लिक करूं तो मेरा ये तमाम पैनल रीसेट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए मेरा फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर में जब हम टेक्स्ट लिखने के लिए टाइप टूल लेते हैं तो हमारे फॉन्ट का साइज 12 पिक्सल होता है। तो क्योंकि ये तमाम पैनल सेट हुआ है तो उसके साथ साथ उसने इस फॉन्ट साइज को भी सेट कर दिया। तो आप इसको दोबारा बड़ा कर सकते हैं और उसके अलावा तमाम सेटिंग उसने ओरिजिनल हालत में कर दी। इस तरह से अगर आप पैनल की सेटिंग को बिगाड़ देते हैं तो आप यहाँ रीसेट पैनल करके उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।